आज पत्रकार मित्रों से चर्चा के पहले मैं सभी पत्रकार मित्रों का सादर अभिवादन करता हूं। सभी को सप्रेम नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी, हमारे नायक जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, आज का जो आपसे बातचीत का विषय है, पिछले दिनों भारत की सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की संसद में पिछले 1 फरवरी इस देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में आम बजट प्रस्तुत किया। हम देख रहे हैं कि जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर में एनडीए की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई, और 14 के बाद लगातार इस देश ने विकास के नए सोपानों को तय किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने की बात हो, चाहे हमारे पड़ोसी देशों से संबंध को सुधारने की दिशा में प्रयास हो, हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया और उस प्रयास की फलीभूति है कि आज पूरे देश में ये लगने लगा है हर क्षेत्र में कि विकास हमको दूरस्थ क्षेत्रों में भी अब दिखाई देने लगा है। हिंदुस्तान में संतुलित विकास, समावेशी विकास, अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। बजट का जो मुख्य हेतु 1 फरवरी को हमारी सरकार ने संसद के अंदर में जो प्रस्तुत किया है, उसमें ये मैं कह सकता हूं कि यह बजट इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। भारत कैसे आत्मनिर्भर हो, भारत अपने बलबूते पर कैसे हर क्षेत्र में समावेशी और संतुलित विकास करे, बजट में इस बात की झलक हमको साफ दिखाई देती है। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया। इस वर्ष का आम बजट करीब 53 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह बजट प्रस्तुत किया। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने, एक विकसित भारत की कल्पना को साकार करने और विजन 2047 को आधार मानकर इस बजट को वित्त मंत्री जी ने संसद में प्रस्तुत किया।
यह बजट देश के अंदर समावेशी संतुलित विकास का आधार है। इस बजट में भारत की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त व मजबूत बनाएं, किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं, किसान शक्तिशाली व समृद्ध बने, इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मित्रों, हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और जब से हमारी सरकार बनी 2014 आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, एक विजन को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, एनडीए की सरकार, कि किसान जो है वह अन्नदाता है, भूमिपुत्र है, हम उसके आय को कैसे बढ़ाएं, कैसे फसलों का अधिक उपार्जन हो, कैसे हम किसान के खेत तक पानी पहुंचाएं। और इसलिए भारत की सरकार ने, आपने देखा होगा, पूरे देश में छोटे छोटे एनीकट, बांध, इस पर बजट की बड़ी राशि का प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। गांव, गरीब और किसान इस बजट का मुख्य आधार है। गांव कैसे शक्तिशाली हो, गांव तक कैसे पहुंचमान हो, गांव कैसे समृद्ध हो, गांव के व्यक्ति को गांव में ही कैसे रोजगार मिले, हमारा जो कुटीर उद्योग है, ग्राम उद्योग है, उसको हम कैसे बढ़ावा दें, हम कैसे पलायन को रोकें, और इसके लिए गांव का व्यक्ति शहर की तरफ ना भागे, अन्य प्रदेशों की तरफ ना जाए, इसके लिए भी अभी आपने देखा होगा कि मनरेगा का स्वरूप बदल के जी राम जी हमने किया। 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया है। ये उसी की मूल भावना है। पिछले बजटों में आपने देखा होगा, हमने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, अब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और इस बजट का माध्यम वैश्विक भारत की बात कर रहे हैं। जिस तरह समाज में परिवर्तन के लिए इस बजट को पेश किया गया है, इसका आधार रहा है कि एआई के माध्यम से समाज के हर वर्ग में उत्थान हो, नई तकनीकी नव सृजन के माध्यम से बजट में समग्र विकास की बात कही गई। इस बजट में छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बहुत से निर्णायक फैसले लिए गए जिसमें आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की तकदीर व तस्वीर बदलेगी। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पूरे देश में सनातन की रक्षा के लिए धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर पुनरुद्धार, कॉरिडोर का निर्माण, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, विंध्यवासिनी सहित देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों व आस्था के केंद्रों का जीर्णोद्धार व पुनरुद्धार का कार्यक्रम भारत की सरकार लगातार कर रही है। इस बजट में जितने भी और भी बाकी हमारे धर्म स्थल हैं, उनके भी जीर्णोद्धार के लिए कॉरिडोर बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है और इस बजट में उसके लिए प्रावधान रखा गया है। बजट में जो 53 लाख करोड़ के अधिक का बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें जो मुख्य बिंदु, उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। उसके बाद उसकी कॉपी हम आपको वितरित करेंगे। बजट के जो मुख्य प्रावधान, केंद्रीय बजट करीब 53 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादकता पर जोर दिया गया। किसान का उत्पादन कैसे बढ़े, फसल चक्र में परिवर्तन कैसे हो। आपने देखा होगा कि अभी भारत की सरकार में हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, भारत सरकार,
उन्होंने अनेक स्थानों पर मिट्टी परीक्षण का केंद्र प्रारंभ किया। उसके पीछे जो भाव है कि किस मौसम में, कहां पर, मिट्टी के आधार पर, वर्षा के आधार पर, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किस प्रकार के फसल की बुआई की जाए ताकि किसान का उत्पादन बढ़े और किसान को लाभ। किसान आधुनिक तकनीकी के आधार पर कृषि क्षेत्र में जाए और इसलिए हर जिले में अलग अलग स्थानों पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, ताकि किसान वर्तमान समय की मांग के आधार पर फसल ले। एआई की मदद से उपज बढ़ाने पर जोर। खादी और हाथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना इस बजट में उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने पर जोर। आज हम देखते हैं कि कृषि का मतलब सिर्फ धान नहीं, कृषि का आशय सिर्फ गेहूं नहीं, विभिन्न फसल। अभी मैं मुंगेली बेगूसराय की तरफ गया था, उधर के किसान सोयाबीन भी लेते हैं, चना भी लेते हैं। बहुत से लोग अब फल फूल और सब्जियों की बड़ी मात्रा में खेती कर रहे हैं। गन्ना की भी उधर बड़ी खेती है, जिधर शुगर फैक्ट्री है। तो किसान का आशय सिर्फ धान नहीं, क्षेत्र के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, वर्षा के अनुपातिक के हिसाब से हम कैसे फसल लें ताकि हमें अधिक उत्पादन मिले और किसान को अधिक आय मिले। और इसलिए भारत की सरकार ने यह तय किया इस बजट कि पशुपालन है, डेयरी का काम है, बतख पालन है, मशरूम की खेती है, इस तरफ भी हमारा किसान जाए, इस तरफ भी आगे बढ़े और सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में मछुआरों के लिए भी निर्यात का रास्ता। हमारे मछुआरे भाई वह भी अधिक से अधिक हम निर्यात कैसे करें इन सारी चीजों को, उसके लिए भी भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है, इसकी कार्य योजना बनाई है। मछली पालन के लिए यह तय किया गया इस बजट में कि 500 बड़े तालाबों का निर्माण मछली पालन के लिए, ताकि मछली पालन के दिशा में भी किसान आगे आए, आम व्यक्ति आगे आए। मछली पालन से दो बातें होती, एक तो किसान के और आम आदमी की आय में वृद्धि होती है, दूसरी जब हम बड़े तालाबों का निर्माण करते हैं तो उससे वाटर लेवल रिचार्ज होता है। जब बड़े बड़े तालाब बनेंगे तो वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा, जो वाटर लेवल अभी नीचे जा रहा है उससे भी इसको फायदा है। तो ये दूरदृष्टि, सरकार की दूरदृष्टि है कि मछली पालन के साथ साथ हम तालाबों का निर्माण करते जाए और तालाबों के निर्माण के लिए, छोटी छोटी डबरी के निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और उसमें जन भागीदारी को भी समाहित करें। ये इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान रखा गया। छोटे किसानों को 20,000 तक का लोन इसमें देने का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के लिए सी मार्ट बनाने की योजना इस बजट में वित्त मंत्री जी ने रखा है। हमारी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाए। अब इसके पीछे भी जो भाव कि हमारी बेटियां जो हैं
वो कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि जो सुदूर गांव में रहते हैं, वहां की जो बेचारी बेटियां हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो गरीब किसान के लोग हैं, वो कई बार धन के अभाव में जिला मुख्यालय नहीं जा पाते, रायपुर नहीं जा पाते। तो इसलिए सरकार ने यह तय किया है, भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है कि हर जिले में एक महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। उसके पीछे में दूरदृष्टि कि हमारी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, सिर्फ गांवों तक ना रहे, वो शहरों में जाए रहे और सरकार उनको सुविधा भी प्रदान करे। दिव्यांग समूहों के लिए प्रशिक्षण सहारा योजना, जो हमारे दिव्यांग भाई, ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं, उनमें प्रतिभा नहीं, बहुत से लोग, लेकिन उनके लिए भी वो बैठे बैठे रोजगार से जुड़ सके, उनको भी प्रशिक्षित करने के लिए भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है। उनको भी जो भी हुनर उनके पास में है, जिस चीज में उनकी रुचि है, उसमें उनको हम प्रशिक्षित करके हमारे विकलांग भाइयों को भी रोजगार मुहैया कराएंगे। ये भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। जिला अस्पतालों को अपडेट करने की बात है, उसकी क्षमता बढ़ेगी। 5 साल में 20 नए जल मार्ग बनेंगे। आपने देखा होगा कि आज 2014 में जब से हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी, आवागमन के क्षेत्र में क्रांति आई। चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो, रेलवे का नेटवर्क हो, जल मार्ग हो, वायु मार्ग, ये 4 जो है हमारी कनेक्टिविटी, आवागमन के साधन। और जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आवागमन के साधन बढ़ते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि वह विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। इसके पहले हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं था, तो गांव जाने में लोग कतराते थे क्योंकि सड़क नहीं। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गांव गांव को पीएम सड़क से जोड़ा, तो मास्टर भी गांव जाता है, डॉक्टर भी गांव जाता है, व्यापारी भी जाता है। तो कनेक्टिविटी जब बढ़ती है तो स्वस्फूर्त विकास का मार्ग खुलता है। और इसलिए भारत की सरकार ने 5 साल में 20 नए जल मार्ग बनेंगे, उसके लिए बजट में प्रावधान रखा है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसमें विस्तार से उस बजट में है कि कहां कहां जोड़ा गया। तो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अब आपने देखा होगा कितने दिनों तक 2014 के पहले हिंदुस्तान ट्रेन की जो गति थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, अधिकतम 70 किलोमीटर। आज जो हमारे वंदे भारत ट्रेन चल रहा है 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। इस देश के अंदर में रेल की जो पटरियां थी 2014 के पहले, वो अंग्रेज जमाने की थी, वही पुरानी पटरी थी। कभी कभी कहीं दुर्घटना होती थी तो 100, 150, 200 मीटर की पटरियां बदल देती थी। लेकिन आज इस देश के अंदर में, मुझे रेल मंत्री जी ने बताया जब मैं दिल्ली उनसे किसी काम के लिए मिलने गया था, कि 40,000 किलोमीटर इस देश के अंदर में रेल की पटरी नहीं बिछाई जा रही, नई तकनीक की रेल पटरी बन रही। और अब जो ट्रेनों का निर्माण हो रहा है वो रेल पटरी के अनुपात में हो रहा है।
ताकि उससे स्पीड अधिक हो। आधुनिक प्रकार से वो ट्रेनें हैं, आधुनिक तकनीकी से वो रेल की पटरियां बिछ रही हैं। तो ये 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में इस दिशा में पहल हुई। शिक्षा रोजगार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड होंगे। 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास होगा। धार्मिक नगरी के लिए 5 करोड़ का अलग से प्रावधान रखा गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लब में अब ब्याज नहीं होगा। विदेश यात्रा सस्ती होगी। सोलर से जुड़ी चीजें एवं खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। आपने देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी का सोलर पर बहुत ज्यादा बल है। वो सोलर के लिए चाहते हैं कि प्रकृति में अगर हमको सूर्य नारायण देवता का प्रकाश मिलता है तो उस दिशा में प्रधानमंत्री जी की सोच है, भारत सरकार की सोच है कि हम सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करें। और इसलिए इस योजना में बहुत सी सब्सिडी है। और अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने ऑफिसों में, घरों में क्रीड़ा के माध्यम से, जो अभी सोलर के माध्यम से बिजली पैदा कर रहे हैं, अपने घर और ऑफिस को भी उससे संचालित कर रहे हैं और बची हुई बिजली को सरकार खरीद भी रही। तो एक नई दिशा, इसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। 7 गंभीर रोगों की दवाई सस्ती होगी। शुगर, कैंसर की 17 दवाओं के दाम इस बजट में घटाए गए। सामान्य जो बीमारी हम देखते हैं कि कैंसर हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, तो जो इस प्रकार की बीमारी है जिससे आम आदमी पीड़ित होता है, उसकी जो महंगी दवाइयां थी, उस दवाइयों को सस्ता करने का प्रावधान इस बजट में, इसका ऐलान भारत की सरकार ने किया है। भारत में डेटा सेंटर बनाने वालों को छूट दी जाएगी। राजकीय घाटा को जीडीपी के 4.5% के नीचे रखा गया है। छोटे टैक्स अपराधों के लिए सजा नहीं बल्कि सिर्फ जब जुर्माना का प्रावधान इसमें रखा गया है। निजी इस्तेमाल के सामान में कस्टम ड्यूटी कम होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल के लिए खनिज कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसमें खनिज संसाधन पर्याप्त, लेकिन कई बार क्या होता है कि आवागमन के साधन के कारण हमारा कोई तटीय क्षेत्र नहीं है, समुद्री क्षेत्र नहीं, तो जल वाहन हमसे बहुत दूर है। तो इसलिए इसको कैसे हम जोड़े उड़ीसा से, विशाखापट्टनम से, इसके लिए कॉरिडोर का निर्माण, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश को अधिक से अधिक खनिज से राजस्व प्राप्त हो सके, यहाँ की आय में वृद्धि हो सके। ये एक विजन भारत की सरकार का है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, ऐसे जितने प्रांत हैं उसको कॉरिडोर बनाने का प्रावधान इस बजट में भारत की सरकार ने रखा है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आपने देखा होगा, मैं भी बात कर रहा था सर्किट हाउस में, कि लोगों की अब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी। मैं कुछ राज्यों के चुनाव में था, आप बंगाल चले जाइए, आज भी वहां पर आपको कच्चे मकान बहुत मिलेंगे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने देखा होगा इस 10-15 सालों में, जिनके यहाँ मोटरसाइकिल थी अब वहां 4 पहिया आ गए, जिनके यहाँ साइकिल थी वहां मोटरसाइकिल आ गई। आपको दूरस्थ क्षेत्रों में भी, दूरस्थ गांवों में अब कच्चे मकान मिलेंगे तो जरूर, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। इसमें बहुत बड़ी बात
प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरे सर के ऊपर छत होता, मेरा भी 2-3 कमरों का ठीक से मकान, व्यवस्थित मकान। और उस काम को पूरा अगर किसी ने किया है, गरीब के सपने को साकार करने का काम किया है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने किया। पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री आवास का काम ठहर गया, रुक गया, क्योंकि उसका मैचिंग ग्रांट, उसका जो हिस्सा है राज्य सरकार, जो अनुपातिक हिस्सा है, वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई थी। और उस समय कोई भी मकान नहीं बना, जहां पर था वहीं पर ठहर गया। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमारे केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ में, मुझे जो जानकारी है कि करीब 30 लाख मकान अब तक बन के तैयार हो। शिक्षा, मेडिकल, टीसीएस घटाकर अब 2% हो गए। देश में 3 नए बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जाएंगे, एम्स के स्तर पर। आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि आपने देखा होगा हर जिले के हर ब्लॉक आयुर्वेद का शिविर लगा 3 महीने में, 4 महीने, कि लोगों का देसी इलाज के प्रति, आयुर्वेद के प्रति भी रुझान बढ़े। ये बात ठीक है कि आयुर्वेद से इलाज में समय लगता है बीमारी को मिटाने में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी हम आगे आए और 3 नए एम्स के स्तर पर बड़े अस्पताल पूरे देश में, अलग अलग हिस्सों में आयुर्वेद के अस्पताल, वहां पर आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाएगा। ये इस बजट में प्रावधान भारत की सरकार ने रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 1 फरवरी को देश की संसद में जो बजट प्रस्तुत किया है, वो विजन 2047, जब देश की आजादी का 100 वर्ष पूरा होगा, शताब्दी वर्ष होगा, उस समय भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना को लेकर के इस बजट को भारत की सरकार ने 1 फरवरी को प्रस्तुत किया है। और ये बजट सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश एक बहुआयामी दृष्टि को रखते हुए इस बजट का निर्माण किया गया है। समाज के हर वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा है। आज हम देखते हैं, पहले मैं जांजगीर से जब रायपुर जाता था तो मेरे को 4.5 घंटा लगता। रायपुर से हम जांजगीर से बिलासपुर जाते थे तो भी हमको 1.5 से 2 घंटा लगता। लेकिन जब से राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन बना है, अब मैं जांजगीर से बिलासपुर तो मैं 50 मिनट में पहुंचता हूं, और रायपुर जो है वो मैं 2.5 घंटे में टच कर देता हूं। तो ये एक नई क्रांति, हम आदरणीय केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी को भी धन्यवाद देते हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अभी नए नए राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्वीकृत हुए हैं, 4 लेन भी स्वीकृत हुआ है, शायद ये भी स्वीकृत हुआ है। और पूरे देश में आप कहीं चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, देश के चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्गों का 4 लेन का, 6 लेन का, भारतमाला सड़क का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन ये 2014 के पहले नहीं था। 57 साल तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, 57 साल।
पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का। लेकिन ये क्रांति जो आई है वो 2014 के बाद आई। तो ये विजन को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, विकास को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। बजट के हिस्से बहुत से हैं, अब आप सबको उसमें वितरित कर देंगे, लेकिन इस संबंध में आपको और कुछ चर्चा करना हो हम तैयार। धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये पूरा बजट बात अच्छी बात की आपने। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार जो बजट प्रस्तुत किया है वो देश की ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया, और मैं समझता हूँ ये शायद उनका 10वां जी। बजट में छत्तीसगढ़ को क्या मिला? बजट में छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिला। नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, रेल कॉरिडोर, खनिज कॉरिडोर, और आपने देखा होगा कि अभी नए स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। भारत की पहली सरकार है हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो स्टेशनों को, रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर तब्दील कर दिया। आप पहले मेरे ही क्षेत्र में चापा स्टेशन जाकर देखना, बाराद्वारी स्टेशन जाकर देखना, जहां पर कुछ भी नहीं था, पीने के पानी नहीं थे, वहां पर 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का काम चल रहा है। बलौदा बाजार से झारसुगड़ा जाने वाली ट्रेन जो आज 15 साल से यथावत पड़ा हुआ है, उसके लिए आपके माननीय मंत्री ने क्या बजट? नहीं, इसमें प्रावधान है, उसका जल्दी से सर्वे का काम भी पूरा होगा, उसके बाद वो निर्माण कार्य चलेगा। और कोई दूसरा बताइए। पत्रकारों में कुछ नहीं है, पहले अधिमान्य पत्रकारों को रेल यात्रा में पास दिया जाता था, जो कोरोना काल से बंद हुआ तो अभी तक फिर नहीं किया गया, और जो 5 लाख की राशि उसके परिवार को होने में उसमें भी पैसा नहीं बढ़ाया। चलिए, ये बात आपने अच्छा कहा है, हम मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे, भारत की सरकार को भी इस बात से अवगत कराएंगे। सर एक सवाल जी बताइए। अभी जिस तरीके से आपने बजट के बारे में बताया जिसमें किसान का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया, तो किसान को लेकर हमने अमूमन ये देखा है कि चाहे सरकार तो किसी की भी रहे, उसमें भी देखिए और इसमें भी दिखाई देता है कि किसान की आय दुगनी करना है, समृद्ध उन्हें करना है, लेकिन हमेशा किसानों को न तो सही समय पे खाद मिल पाता है, न ही सही समय पे कुछ भी उनकी बुनियादी जो सुविधाएं होती वो नहीं मिल पाता। इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, खाद बीज ये जो है ना, ये स्थानीय स्तर की समस्याएं हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए आपने देखा होगा, आपका जो क्षेत्र है वो तो उड़ीसा से लगा है, झारखंड से लगा है, ठीक है, तो आप झारखंड में पता लगाइए कि किसानों को प्रति क्विंटल धान खरीदी कितने में होती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट 3100 रुपया सिर्फ छत्तीसगढ़। बंगाल में आप पता लगा लीजिए, मैं झारखंड के चुनाव में था पिछले साल, 1.5 महीने 1500-1600 में लेते, आधा कीमत यहाँ से, वहां के किसान बोल रहे हैं। तो यह हमारा क्रांतिकारी कदम है। फिर आपने बताया ना कि आधुनिकीकरण, किसान का आशय सिर्फ धान नहीं, किसान का आशय बहुत है, वो बहुआयामी चीज है, खेती से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, तो इसलिए उस दिशा में सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है और उस दिशा में बजट में प्रावधान भी किया गया। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।